Assalamualaikum. Our today's topic is acute liver failure. Acute liver failure is very interesting topic and it is very alarming situation too कि इसमें आप पेशेंट के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है इसका यूजुअली। आप अगर इसकी टर्म को देखें, टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो एक्यूट मीन्स सडन, ठीक है, अचानक से लीवर फेलियर हो जाता है। अब आखिर ऐसा क्या है, अचानक से लीवर फेलियर क्यों होता है? अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखें ना एक्यूट लीवर फेलियर की या फिर एक्यूट हेपेटिक फेलियर की, तो उसमें भी ये होता है कि सडन सीवियर इम्पेयरमेंट हो जाती है लीवर फंक्शन की। ठीक है, आपको पता है आपका जो लीवर है उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक सिंथेटिक फंक्शन होता है इसका और एक हमारे पास इसका फिल्ट्रेशन फंक्शन होता है। ठीक है, दो मेनली ये फंक्शन होते हैं और इसमें फिर फर्दर सब टाइप्स होती हैं कि किन चीज़ों को ये सिंथेसाइज करता है, किन चीज़ों को ये फिल्टर करता है। एंड मोर ओवर मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इट्स वन ऑफ द मेजर फंक्शंस। तो होता है कुछ यूँ है कि इस केस में सडन और सवियर डिटेरियोरेशन हो जाती है लीवर के फंक्शन की या इम्पेयरमेंट हो जाती है लीवर के फंक्शन की इन अ पेशेंट विद प्रीवियसली नॉर्मल लीवर। एक ऐसा मरीज़ जिसका लीवर बिल्कुल नॉर्मल था, ही और शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट, बट सडनली व्हाट हैपेंड दैट हर और his liver is impaired now and it is impaired so severe that it lead to hepatic encephalopathy in that patient. हेपेटिक एनसेफेलोपैथी क्या होता है? हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का मतलब ये है कि लीवर के डिसऑर्डर की वजह से उस पर्सन को कुछ ब्रेन या कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस आने लग जाती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो ये क्या है हमारे पास? इट इज़ डिफाइंड एज हेपेटिक एनसेफेलोपैथी ड्यू टू सडन एंड सिवियर इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर फंक्शन in a patient with previously happy and normal liver. अच्छा जी, अब अगर हम इसकी कॉजेज़ को ज़रा डिस्कस करें ना, कॉजेज़ में हमारे पास क्या होता है? इसकी कॉजेज़ में आप वैसे ये टेबल भी याद रख सकते हो, इरफान मसूद के ऊपर भी कुछ लिखी हुई हैं कॉजेज़, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अच्छा, हमने कहा कि अचानक से ही हुआ और प्रीवियसली नॉर्मल लीवर था और समटाइम्स तो पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है, हमें कॉज पता ही नहीं चलती, हमें पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पेशेंट को एक्यूट हेपेटिक फेलियर हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोजेनिक। ठीक है, कि जिसमें हमें डिसऑर्डर की कोई भी अंडरलाइंग कॉज ना मिले उसको हम क्रिप्टोजेनिक कहते हैं। तो क्रिप्टोजेनिक कॉजेज़ भी इसकी होती हैं। और जो यूके के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी, क्योंकि पैरासीटामोल इजीली अवेलेबल है तो कुछ लोग सुसाइडल पर्पसेस के लिए भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली दे लीड टू डेथ। पैरासीटामोल को हम लोग टाइलेनॉल भी बोलते हैं और बाकी कुछ और ड्रग्स भी होते हैं। पैरासीटामोल इज़ दी मोस्ट कॉमन कॉज इन यूके, लेकिन इसके अलावा अदर ड्रग्स हैं जिसमें एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं, इसमें आइसोनियाजिड भी आ जाता है, रिफाम्पिन आ जाता है एंड मोर ओवर सल्फोनामाइड्स वगैरह भी आ जाते हैं। कुछ हर्बल रेमेडीज़ भी आती हैं इसके अंदर एंड सम एंटी डिप्रेसेंट्स और ऑल्सो अ कॉज ऑफ एक्यूट हेपेटिक फेलियर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ पॉइजन्स भी ऐसे होते हैं जिसमें मशरूम्स में एमानिथोफिलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉज बन जाते हैं एक्यूट हेपेटिक फेलियर के अगर कोई इसका इंटेक कर ले तो। बाकी हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस हैं कि हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस, वैसे तो आपने सुना हुआ है कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है उसमें पेशेंट को जनरल से सिम्टम्स आते हैं, नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया वाले सिम्टम्स आते हैं। आफ्टर दैट पेशेंट रिकवर्स फुली एंड एवरीथिंग इज़ हैप्पी अगेन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल अगेन। लेकिन समटाइम्स ये हेपेटाइटिस ए भी इतना फैटल हो सकता है, इतना अलार्मिंग हो सकता है कि इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट विद इन जस्ट अ फ्यू डेज। एंड आई हैव रिसेंटली सीन सच a patient that he died within almost 14 to 15 days and her condition got worsened and he ultimately died because of the hepatitis A. सो बहुत ही रेयर है लेकिन हो सकती है इसकी वजह से भी डेथ। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का आपको पता है प्रेग्नेंट वुमेन में हेपेटाइटिस ई वायरस हो जाता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है, इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्यूट लीवर फेलियर। बाकी हेपेटाइटिस बी वगैरह भी है लेकिन वो इतनी कॉमन कॉज नहीं है। कुछ और वायरसेस जो कि इसकी कॉज बनते हैं उसमें हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस आ जाता है और साइटोमेगालो वायरस भी आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद मिसलेनियस कॉजेज़ में आ जाता है विल्सन्स डिजीज़। ठीक है, विल्सन्स डिजीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कॉपर की
आपके मेटाबॉलिज्म में जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं। बाकी एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी ये ख़ास तौर पर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फीमेल्स होती हैं ना, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी होती हैं और साथ ही उनको प्री क्लैम्पसिया भी होता है। प्री क्लैम्पसिया का आपको मतलब पता है कि हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा वगैरह जिन फीमेल्स को होता है, तो उन फीमेल्स के अंदर एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप हो सकता है। बट-कियारी सिंड्रोम हो सकता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी लीवर मेटास्टेसिस, लिम्फोमा वगैरह भी आ सकता है। देखें कि इन सारी चीज़ों ने मिल के क्या किया, ठीक है, इन सारी चीज़ों ने मिल के ये जो सारी हमने कॉजेज़ पढ़ी हैं, ये सारी मिलकर ये जो आपका लीवर है, लीवर का पैरेन्काइमा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लीवर के पैरेन्काइमा की डिटेरियोरेशन हो जाती है। जब उसका पैरेन्काइमा ही नहीं रहा तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो सकता है, एज अ रिज़ल्ट आपका लीवर फेलियर हो सकता है और वो अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करना छोड़ देगा। और इसके अलावा ये जो बट-कियारी सिंड्रोम है ना, पर्टिकुलरली आपको पता है कि आपके पास हेपेटिक वेन भी है, ठीक है, आपके पास हेपेटिक आर्टरी भी है, तो इन वेसल्स के अंदर भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है, इन वेसल्स के अंदर भी कुछ इशू आ सकते हैं, जिसमें बट-कियारी सिंड्रोम में यही होता है कि जो हेपेटिक वेन है ना बेसिकली, ठीक है, इसकी थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाती है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस होने की वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट आपकी इस पैरेन्काइमा की इंजरी भी हो सकती है, कुछ वास्कुलर मैलफॉर्मेशंस भी आपका ये लीवर फेलियर की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये तो था जी हमारे पास कॉजेज़, ठीक है, जिसमें पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इन यूके, बट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस ज़्यादा कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ वर्ल्ड वाइड कंसीडर की जाती हैं। बाकी हमारे पास एक और सिंड्रोम है जिसको आपको पता होगा, रेस सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि अगर किसी भी पर्सन को वायरल इन्फेक्शन हो तो साथ कहा जाता है कि वो एस्पिरिन ना ले, ठीक है, सैलिसाइलेट्स वगैरह या एस्पिरिन ना ले, और अगर वो लेता है तो उसकी वजह से हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। सो ये तो थी जी हमारे पास कॉजेज़ के बाद एक यहाँ पे छोटा सा टेबल बना हुआ, उसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जितना मैं बोल रही हूँ, जितना मैं बता रही हूँ, उतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, और बाकी पूरी बुक या पूरी डेविडसन के इन पेजेस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल कवर इंशाल्लाह ऑल द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर में हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट और सब एक्यूट। एक्यूट का तो आपको पता है कि एक्यूट में बेसिकली यहाँ पर एक्यूट हेपेटिक फेलियर किसको कंसीडर किया जाता है कि अगर पेशेंट में तकरीबन 8 से 28 दिनों के अंदर अंदर जॉन्डिस से बात शुरू होकर एन्सेफेलोपैथी तक बात पहुंच जाए तो वो उसको हम एक्यूट कहते हैं। लेकिन हाइपर एक्यूट मतलब एक्यूट से भी ज़्यादा एक्यूट, तो इसमें लेस देन 7 डेज़ के अंदर अंदर एन्सेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। सब एक्यूट में क्या आता है कि 12 वीक्स यानी 3 माह के अंदर अंदर एन्सेफेलोपैथी पेशेंट को हो जाती है। सेरिब्रल एडिमा ये सब एक्यूट वाले में लेस कॉमन है, बाकी हाइपर एक्यूट में कॉमन होता है। और कॉमन कॉजेज़ जो कि हाइपर एक्यूट की कॉमन कॉजेज़ हैं वो वायरल है, जो कि मैंने कहा मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड भी, और पैरासीटामोल जो कि मोस्ट कॉमन कॉज इन यूके भी है। पैरासीटामोल में तो इतना जल्दी से वो, क्योंकि पर्सन खुद ही सुसाइडल अटैम्प्ट कर रहा है, सुसाइडल अटैम्प्ट भी उसका पर्पस हो सकता है, तो इसमें इतनी जल्दी से पेशेंट का हेपेटिक फेलियर होता है कि इवन देयर इज़ नो टाइम टू डेवलप जॉन्डिस। पेशेंट को एक जो लीवर फेलियर का एक करैक्टरिस्टिक और टिपिकल सा फीचर है जॉन्डिस, वो भी डेवलप होने का टाइम नहीं मिलता और लीवर फेल हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। बाकी एक्यूट सब एक्यूट में हमारे पास ज़्यादा क्रिप्टोजेनिक ही है कि हमें कोई अंडरलाइन कॉज नहीं मिलती इसकी, ठीक है, बाकी ड्रग्स वगैरह भी हो सकते हैं। और सब एक्यूट में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है जी। यहाँ पर जो भी हमने कॉजेज़ पढ़ी ना, इसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस नहीं लिखा हुआ, आई एम सॉरी। यहाँ पर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी ऐड कर लें कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उन ऑटो एंटीबॉडीज़ में हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास एंटी LMK एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। आई थिंक सो दिस इज़ LMK नॉट, दिस इज़ LKM, ठीक है, LKM एंटी LKM एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जिनको हम एंटी लीवर और किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी एक कॉज है, इसको भी आपने माइंड में रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम लोग के क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर कि इसका पेशेंट आएगा किस तरह से हमारे पास। अच्छा सर, मैं अगर आपको बता दूं ना, खुद मैंने रिसेंटली एक पेशेंट देखा है और मैंने बताया भी कि मेरे एक रिलेटिव्स में से ही थे वो, ठीक है, और उनके सिम्टम्स मैंने किस तरह डेवलप होते हुए देखे कि अचानक से उनको क्या स्टार्ट हुआ, बस ये वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, और यही, और कंफ्यूज रहते थे वो बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो हम कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहते थे, ड्राउजीनेस थी, डिजीनेस थी, सोते रहते थे हमेशा, उनको समझ नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया, ठीक है। तो हमें तो यही था कि ये मतलब वो एक टिपिकल से फीचर्स हैं, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एट्सेट्रा। तो क्या किया कि हम उन पेशेंट को उनको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास दिखाया, उनको ट्रीट करते रहे, ठीक है। और उनको ट्रीटमेंट क्या मिलता रहा, यही वॉमिटिंग, डायरिया का एक जनरल सा, ठीक है। और बाकी उनको कुछ भी उनका हमने इस तरफ तो ज़्यादा गौर नहीं किया, वो जो उनका आल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूजन, ठीक है, और ड्राउजीनेस, डिलीरियम, इन सारी चीज़ों की तरफ जो है वो हमारा ध्यान नहीं गया, ठीक है। नॉज़िया, वॉमिटिंग, इन सारी चीज़ों को ट्रीट किया जाता रहा। नो डाउट कि ये भी अलार्मिंग फीचर्स थे और घर वाले इन फीचर्स को देखकर भी परेशान थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी कि विद इन 10 डेज़ उनके अंदर उनकी पूरी स्किन इंतहाई येलोइश हो चुकी थी, येलोइश डिस्कलरेशन पूरी बॉडी की, स्क्लेरा की, extremely yellowish. His skin was discolored, his sclera was discolored and everything was yellowish. और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ जी, उनको एडमिट करवा दिया। एडमिट किया तो वहाँ पर काम इतना ऊपर तक जा चुका था कि डॉक्टर्स जो थे वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहे। नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया के लिए उन्होंने LFTs कराए, जिस पे उन्होंने उनको ये बताया कि इनको हेपेटाइटिस A है, ठीक है। ये तो पता चल गया, लेकिन हाँ हमारे माइंड में या बीइंग अ डॉक्टर हमें तो यही पता है कि हेपेटाइटिस A वाला पेशेंट तो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि विद इन 2 to 3 days ऑफ हिज एडमिशन इन द हॉस्पिटल उनको आहिस्ता आहिस्ता ये गम्स ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स पूरी ऐसे एक रेड सी जैसे लाइंस बन जाती हैं टीथ के ऊपर, गम्स के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। और स्टिल और वो मेंटल कन्फ्यूजन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हाइपर रिफ्लेक्सिया एट्सेट्रा, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो उनकी साथ ही साथ बढ़ती गई, ठीक है। एंड एट द एंड ही डेवलप्ड विद इन 2 or 3 more days ही डेवलप्ड एडीमा, एसाइटीज़, एक्सट्रीमली एडिमेटस हो गई थी, पूरी बॉडी एडिमेटस हो गई थी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ही डाइड, और ये पूरी ही डाइड एंड ये पूरी स्टोरी जो थी वो 15 दिनों के अंदर अंदर ही ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये मैंने पेशेंट को बताने की एग्जांपल ये थी ताकि आपके माइंड में एक बैकग्राउंड में एक पेशेंट हो जो कि मैंने अपनी ज़ुबानी एक्सप्लेन किया और मैंने देखा भी है, ताकि आपके लिए फ़ीचर्स को समझने में आसानी हो।